तो जय हिंद माय चैंपियंस, दिस इज योर इंग्लिश मेंटर सागर सर and today's topic is of syntax lecture 3 in which we are going to discuss some rules and PYQs with concept। तो आ जाते हैं हम अपने सेकेंड स्लाइड पर, जिसमें आपके तीन बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। इनका हम लोग आंसर बनाते हैं। तो बेटा आप लोग ये जो क्वेश्चन पहला वाला है इसको आप लोग एक बार ट्राई करें। ये नाउन का क्वेश्चन है, इसमें कहां पर दिक्कत है आप लोग थोड़ा ढूंढिए और जल्दी से ढूंढिए भाई, आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ, है ना। तो क्या होगा, और ये भैया हम हैं जो कि सागर सर आपको पढ़ा रहे हैं क्या, इंग्लिश, है ना। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ भैया अपना कोई वीआईपी सा ये। चलो अब इसका आंसर बनाना शुरू करते हैं, है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके सामने, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्या है, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। और ये क्वेश्चन जो है 2020 में आया हुआ है ना। इसको हम लोग आंसर बनाते हैं, कहां पर गलती है चलो देखते हैं। तो दिक्कत कहां पर है कि कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कुछ ऐसे वर्ड आपको मैं बता रहा हूं जिनके साथ में कभी भी एस वगैरह नहीं लगता, वो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। तो जैसे यहां पर आपको मैंने बताया कैटल, कैटल हो गया, पब्लिक हो गया, पुलिस हो गया, और प्यूपल हो गया, इन्फेंट्री हो गया, और वर्मिन हो गया, और क्लर्गी हो गया। ये सब ऐसे वर्ड हैं जो कि हमेशा प्लूरल में ही माने जाते हैं। ये हमेशा प्लूरल नाउन ही माने जाते हैं, इनमें जो है एस वगैरह हम लगाते नहीं हैं। जब ये प्लूरल नाउन है ही तो इनके साथ में हमेशा हमको PHV लगाना है। तो एक चीज ध्यान रखना है कि अगर ये सारे कभी वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे तो इनमें कभी भी आपको एस नहीं लगाना है। ये पहले से ही प्लूरल नाउन होते हैं और इनमें हम PHV लगा देते हैं बस। तो चलते हैं देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये कुछ नाउन है बेटा जो कि हमेशा प्लूरल में माने जाएंगे, कभी ये सिंगुलर नहीं माना जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो जो कैटल में यहाँ पर एस लगा है इसको हटा देंगे, क्योंकि कैटल अपने आप में खुद ही जो है प्लूरल वर्ड होता है, जिसका मतलब क्या होता है, पशु, जानवर, है ना। तो अब इसका आंसर अगर हम बनाएंगे तो बेटा क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा कैटल आर ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, ग्रेजिंग इन द फील्ड, है ना। तो क्या है, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पे कैटल्स ना होकर क्या होना चाहिए था, कैटल होना चाहिए, तो है ना। तो आपका ये राइट आंसर होगा बेटा, समझ में आया। तो इस तरीके से अब चलो सेकेंड क्वेश्चन जो दिया गया है उसका आंसर एक बार आप लोग बनाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, ईच ऑफ द रोड्स लीड टू स्टेशन। अब एक चीज ध्यान रखना है आपको, ईच ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, इनके बाद कुछ ना कुछ आएगा, या आइदर ऑफ हो, और यहां पर कुछ आए, कोई प्लूरल नाउन वगैरह आएगा यहाँ पर, प्लूरल नाउन। तो इनके साथ में एक चीज आपको याद रखना है, हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगती है, और हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करना होगा तो SH भी लगेगा, ठीक है। ईच ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आएगा, नाइदर ऑफ के बाद में भी क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, ईदर ऑफ के बाद भी प्लूरल नाउन आएगा, और इन सब के साथ में हमेशा SH भी लगता है या फिर सिंगुलर वर्ब लगती है, ठीक है। तो एक चीज देखते हैं क्या यहाँ पर कहां पर दिक्कत है। ईच ऑफ द रोड्स अपने आप में पूरा सही है, प्रॉब्लम कहाँ है, लीड में। और मैंने आपको बताया है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है
और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लग जाता है तो वो सिंगुलर माना जाता है। ये जस्ट नाउन का उल्टा होता है। तो कहने का मतलब जो यहाँ पर लीड दिया गया है ये प्लूरल है, इसको सिंगुलर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लीड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीड्स। तो यहाँ पर लीड्स होना चाहिए था, ना कि लीड, है ना। अगर यहाँ पर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो लीड चल जाता, क्योंकि तब प्लूरल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब मानते, है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या सही हो जाएगा भाई, ईच ऑफ द रोड्स लीड्स टू स्टेशन, मतलब प्रत्येक रोड जो है वो स्टेशन की ओर ही जाती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो कुछ इस तरीके, इसका आंसर ये था, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द रोड्स, ईच ऑफ द रोड्स लीड्स, क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द रोड्स लीड्स टू स्टेशन। समझ में आया, इसका आंसर ये होगा, आपको समझ में आ गया होगा आई होप इसका आंसर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। आप, अरे ये क्वेश्चन तो आपको हमने बताया है और ये 2020 में आया भी है। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया आपको, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बताया मैंने। तो शरद कोई लड़का है, इज इंफीरियर देन राहुल। अब इंफीरियर का मतलब क्या होता है, हीन, हीन या नीच, है ना। तो नीच व्यक्ति जो होगा इंफीरियर, है ना। तो यहाँ पे इंफीरियर का मतलब नीच होता है, और शरद जो है वो क्या है, राहुल से ज्यादा नीच है। अब एक चीज आप मुझे बताइए, आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया है बेटा, आप जरा इसका आंसर बनाकर कमेंट करें तो क्या होगा इसका आंसर। इस कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने थोड़ा कुछ डिस्कस किया है आपसे, आपको पता होना चाहिए बेटा क्या होगा इसका आंसर। तो आंसर यही होगा कि जब कभी भी IOR वाले कोई भी एडजेक्टिव आपको सेंटेंस में देखने को मिले तो, और वो कंपैरेटिव डिग्री के रूप में यूज हो, तो उनके बाद में देन शब्द का यूज ना करके हम लोग क्या करते हैं, टू का यूज करते हैं। तो इसका एकदम जो करेक्ट आंसर होगा ना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, शरद, शरद इज इंफीरियर टू राहुल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शरद इज इंफीरियर टू राहुल। तो इसके साथ में इंफीरियर जो भी IOR वाले वर्ड होंगे उनके साथ में टू लगता है, ना कि देन। समझ में आई बात। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जिनके साथ में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बेटा हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। समझ में आया होगा आई होप। जो क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसका सॉल्यूशन तो आप कमेंट करेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा, और आपको इसी में बेटा समझ में आ जाएगा। आपको लेक्चर में ही थोड़ा ध्यान से देखिए वीडियो, सब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आई हैव रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे। मैं ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करवा चुका हूं कि अगर कभी भी आपके सेंटेंस में कीवर्ड अगर यस्टरडे दिया गया है, लास्ट दिया गया है और एगो दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, यस्टरडे जो वर्ड होता है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कीवर्ड होता है। तो कहने का मतलब अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर यस्टरडे या लास्ट या एगो देखने को मिल रहा है तो हम उस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट बना देते हैं। तो इसकी वजह से हम पास्ट इंडेफिनिट बना देंगे, हैव को यहाँ पर हटा देंगे और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, आई रिसीव्ड द लेटर यस्टरडे, जो कि अपने आप में अब क्या बन गया, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बन गया। और पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब लगती है, सेकंड फॉर्म, जो कि रिसीव्ड अपने आप में सेकंड फॉर्म ही है, ठीक है। तो आंसर हमारा सही क्या होगा इसका, इसका आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा बेटा, थोड़ा चलो, इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, आई रिसीव्ड a letter, I received the letter yesterday। इसका सही आंसर ये होगा। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो इसलिए यहां पर ये कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर रहा। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर yesterday, लास्ट या एगो आता है तो आपको क्या करना है, उस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देना है, बस इतना याद रखो बस आप, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आई विश आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। थोड़ा भाई, उत्तर प्रदेश में प्राइम मिनिस्टर कहाँ, चीफ मिनिस्टर होना चाहिए था, यहाँ पे चीफ होना चाहिए था, चीफ होना चाहिए था, तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर मैंने टाइप कर दिया है। तो यहाँ पर चीफ, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होना चाहिए। चलो एक मिनट
तो यहाँ पे ये जो प्राइम वर्ड है, प्राइम वर्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ चीफ होना चाहिए, है ना। तो मान लो क्वेश्चन अब क्या है, आई विश आई वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। ये भी 2020 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो अब चलिए, अब इसका आंसर बताइए। ये भी कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। क्या आंसर होगा इसका? हमने आपको बताया था जब किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में एज इफ या आई विश आता है तो हम क्या करते हैं उसको, हम सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट आए हम क्या करते हैं उसके साथ में वर लगाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर किसी भी सेंटेंस में सॉरी अगर किसी भी सेंटेंस में आई विश आता है या एज इफ स्टार्टिंग में आता है, तो एक चीज ध्यान रखना है आपको कि या इसके बाद जो सब्जेक्ट आए, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको इसके साथ में हमेशा क्या करना है, वर ही लगाना है। क्या लगाना है? वर। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन होती है जो कि काल्पनिक होती है। जब कल्पना किया जाता है तब ऐसे वर्ड के साथ में अगर कल्पना किया जा रहा है तो चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ में वर ही लगता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ सेंटेंस की स्टार्टिंग में आई विश आ रहा है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट ये आई आ रहा है इसके साथ में हम क्या करेंगे, वाज ना लगा करके वर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कल्पना किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे आंसर सही क्या हो जाएगा इसका, आई विश। जब कल्पना किया जाए तो ऐसे सिचुएशन में चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ में हम क्या करते हैं बेटा, हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वर को ही चूज करते हैं। आई वर हो जाएगा, आई वर, जो भी आगे पूरा लिखा है उसको हम छाप देंगे, ठीक है। अब ये 2020 मत लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो किस सन में आया था पेपर में क्वेश्चन ये वाला, उसको मैंने लिखा है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। कह रहा है दीपू जो है हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फ्रॉम 2018। अब बताइए यहाँ पे क्या दिक्कत है। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा जो भी टाइम होता है उसके पहले हम सिंस फॉर का यूज करते हैं। और आप एक चीज देखिए, यहां पर जो हैज बीन दे रहा है, हैज बीन क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या तो सिंस लगता है या तो फॉर लगता है। और सिंस और फॉर का आपको कॉन्सेप्ट पता ही है ना, कि जो निश्चित समय होता है उसके पहले सिंस, जो अनिश्चित समय होता है उसके पहले हम फॉर लगाते हैं। तो 2018 अपने आप में फिक्स टाइम है, तो इसके पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम ना लगा करके क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, है ना। आपने टेंस में भी पढ़ा है कि हम सिंस फॉर का यूज करते हैं ऐसे टाइम। तो 2018 जो है अपने आप में एक फिक्स टाइम है, तो इसलिए इसके पहले हम क्या कर देंगे, सिंस लगा देंगे। और इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, दीपू हैज बीन अपने आप में सही है, ये हैज बीन अपने आप में सही है। फिर उसके बाद में लिविंग लिख देंगे, आगे फिर क्या होगा, इन दिस हाउस, और उसके बाद हाउस वगैरह लिख लीजिएगा, चलो मैं लिख दे रहा हूँ हाउस, उसके बाद में सिंस, आगे 2018। इस तरीके से भैया इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही हो जाएगा। समझ में आई बात बेटा, है ना। तो यहाँ पर ये भी मैंने क्वेश्चन करवा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट भी आप लोग लिखते चलेंगे क्वेश्चन के, मजा नहीं लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चौथे स्लाइड पे। अब यहाँ पर देखते हैं इन क्वेश्चंस में क्या दिक्कत है भाई, इन क्वेश्चंस में क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, क्या कह रहा है, ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। पहली बात तो यहाँ पर अगर इसका एक आंसर बनाए तो आप देखिए, क्योंकि परफेक्ट को यहाँ पे आज सुपरलेटिव किया गया है, सुपरलेटिव ट्रीट किया गया, तो सुपरलेटिव से पहले क्या होता है, दा लगता है ना। आपने ये पढ़ा होगा, जो भी सुपरलेटिव डिग्री होता है उसके पहले दा लगता है, आपने पढ़ा है, समझ में आई बात। तो यहाँ पर एक तरीके से तो इसका आंसर ये भी कर सकते हैं कि इसका एक आंसर ये भी सही है कि ही इज मोस्ट परफेक्ट, सॉरी थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ही इज द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन
मैन। और कहीं ना कहीं से ना ये 12th स्टैंडर्ड तक तो आंसर सही है, लेकिन अगर इसको और थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करें तो परफेक्ट वर्ड, ऐसे कुछ वर्ड हैं जो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में यूज होते हैं, वो सुपरलेटिव में नहीं यूज होते। जैसे परफेक्ट हो गया, अनमैच्ड हो गया, यूनिक हो गया और स्क्वायर हो गया और राउंड हो गया। और कलर का नाम ले लीजिए, जैसे रेड, अगर कोई चीज रेड है तो उससे ज्यादा रेड नहीं हो सकती, तो कहने का मतलब वो पॉजिटिव में ही रहेगा। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि हमेशा पॉजिटिव डिग्री में यूज होते हैं, तो इनको इस तरीके से भी आप सही कर सकते हैं। तो ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री में यूज होंगे। तो एक सेंटेंस तो इसका ये बन जाएगा सही वाला कि ही इज द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन, लेकिन ये ज्यादा करेक्ट आंसर नहीं है। ज्यादा करेक्ट क्या आंसर होगा कि यहां से हम मोस्ट को हटा दें, ही इज परफेक्ट जेंटल मैन और आगे फुल स्टॉप लगा दें, है ना। तो इस तरीके से कहने का मतलब दो कॉन्सेप्ट है यहां पर। एक चीज समझिए कि जो जेंटलमैन यहां पर दिया गया है वो परफेक्ट है और मोस्ट परफेक्ट बताया जा रहा है। तो एक चीज आप पता होगा कि आपको जब मोस्ट किसी वर्ड के पहले लगा देते हैं तो वो सुपरलेटिव बन जाता है, और सुपरलेटिव के पहले क्या लगता है बेटा, दा लगता है। क्या लगता है, दा। तो एक कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर दा लगा के हम छुट्टी ले लें, हमारा सही हो गया, लेकिन ये ज्यादा सही नहीं है। ज्यादा सही क्या होगा कि ये कुछ वर्ड हैं परफेक्ट, अनमैच्ड और यूनिक और स्क्वायर या राउंड या रेड, ऐसे कुछ कलर्स वगैरह के नेम है या शेप के नाम है जो कि हमेशा, अब स्क्वायर को स्क्वायरिश नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि स्क्वायर से भी ज्यादा स्क्वायर कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पर ये ऐसे वर्ड हैं जो कि पॉजिटिव डिग्री में ही यूज होंगे। तो आप एक बात समझिए कि जब पॉजिटिव डिग्री में यूज होंगे तो इनके पहले कोई मोस्ट वगैरह की जगह नहीं होगी। समझ में आई बात। तो यहाँ पर हम मोस्ट को हटा देंगे सेकंड वाला जब आंसर बनाएंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज 8वें क्वेश्चन में क्या है, सीता केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। एक चीज देखिए यहाँ पर जो लेटर है इसको हम थोड़ा समझाते हैं आपको। ये जो लेटर वर्ड है ना, लेटर, ये क्रम बताने का काम करता है। क्या बताने का, क्रम। जब दो लोग की बात हो रही हो तो जो लास्ट वाला होता है, जो इसमें लास्ट होता है उसके लिए लेटर वर्ड यूज होता है। दो लोगों के क्रम में जो पहला होता है उसके लिए फॉर्मर वर्ड यूज होता है, ठीक। तो कहने का मतलब लेटर तो यहाँ पे क्रम बताने का काम कर रहा है ना। तो ये अपने आप में एक एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। और एक लेटर होता है जो कि एडवर्ब का काम करता है। तो यहाँ पे वो बाद में आई थी, ना कि वो क्रम में आई थी बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब को एडवर्ब चाहिए, तो कहने का मतलब जो ये लेटर यूज हुआ है वहां पर ये लेटर यूज होना चाहिए। इस लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में। क्या होता है, बाद में होता है। तो ये लेटर क्रम बताने के लिए यूज होता है, ये लेटर जो है एडवर्ब होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो ये केम वर्ड आया है इसके लिए हमको एक एडवर्ब चाहिए और एडजेक्टिव नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है वो वर्ब को क्वालिफाई करता नहीं। क्वालिफाई कौन करता है उसको, एडवर्ब। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, एडवर्ब लेटर। तो इस लेटर और इस लेटर में डिफरेंस समझिएगा, ये एडजेक्टिव है, किसी नाउन के पहले आता है, और ये किसी वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आता है। तो यहाँ पर ये लेटर आपको वर्ब के बाद लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सीता केम, सीता केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे, है कि नहीं बेटा। तो एकदम मस्त मौला होकर पढ़िए आप लोग, आंसर बनाते हैं हम आगे। राम्स ब्रदर्स कार हैज बीन स्टोलन। भाई कोई व्यक्ति है उसकी कार चुरा ले गई, कोई चुरा ले गया। तो एक चीज यहाँ पे समझिए, ये सिक्वेंशियल पोजीशन का क्वेश्चन है। जब कभी भी कोई नाउन हो, नाउन 1, नाउन 2, नाउन 3, और इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसमें भी एपोस्ट्रोफी एस लगा है ना, ये एस है, ठीक है।
अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि मतलब दो नाउन में एपोस्ट्रोफी लगा करके किसी वस्तु पर अधिकार बताया जा रहा है, तो ये सीक्वेंस वास्तव में गलत होता है। ग्रामेटिकली जो करेक्ट सीक्वेंस होता है वो ये होता है, जो नाउन 3 है उसको पहले लिखो और फिर ऑफ लगाओ और उसके बाद में नाउन 1 एपोस्ट्रोफियस और नाउन 2, इस तरीके से आपका सही सीक्वेंस ये होता है। कहने का मतलब जो नाउन 3 होगा उसको पहले लिखेंगे और ये नाउन 3 नाउन 1 नाउन 2 क्या है मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर ये सीक्वेंस आपको दिया गया है सेंटेंस में तो ये गलत होगा। सीक्वेंस सही कौन सा होगा, N3 को पहले लाएं फिर ऑफ लगाएं और उसके बाद में नाउन 1 में आप एपोस्ट्रोफी एस लगाएं और N2 को उसके बाद लिखें, तब जाके ये आंसर सही होता है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाता हूं, राम अपने आप में नाउन 1 हो गया और ब्रदर N2 हो गया और ये N3 हो गया, और इसमें भी देखिए एपोस्ट्रोफी एस लगा है और इसमें भी एपोस्ट्रोफी एस लगा है। तो सही सीक्वेंस होगा क्या इसमें, तो सबसे पहले नाउन 3 को पहले लिखेंगे, कार ऑफ राम्स ब्रदर, नाउन 1 एपोस्ट्रोफी एस, तो कार ऑफ राम्स ब्रदर। आगे पूरा वही सेंटेंस को छाप देना है, बस पूरा आंसर आपका सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ सीक्वेंस का खेल था, यहाँ सीक्वेंशियल पोजीशन की बात हो रही थी। कहने का मतलब जब पहले नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगाओ, दूसरे नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगाओ और तीसरा नाउन ऐसे दिया गया हो, तो आपको सीक्वेंस जो होता है ये गलत होता है। सही सीक्वेंस क्या होता है बेटा, नाउन 3 को पहले कर दो फिर ऑफ लगाओ फिर नाउन 1 एपोस्ट्रोफी एस लिखो, फिर उसके बाद में आप N2 लगा दो, आपका फिर सीक्वेंस इसमें सही हो जाता है। जब आप नाउन में पॉजेसिव केस पढ़ते हैं तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है, और आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस कर भी दिया, तो आप इसको अच्छे से समझ करके कॉन्सेप्ट को लिख भी लें और क्वेश्चंस भी सॉल्व करते चलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो हम लोग आ जाते हैं अपने ये लास्ट 3 क्वेश्चन पे, इनमें क्या दिक्कत है थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। अब एक चीज आप समझिए, यहां पर दिए गए अ नंबर ऑफ सम्स हैज बीन सॉल्व, तो एक चीज आप समझिए, अ नंबर ऑफ एक ऐसा ये फ्रेज है, क्या है, एक फ्रेज है। अ नंबर ऑफ एक फ्रेज है और इसके बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आता है। क्या आता है, प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन जब आ रहा है तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी लगती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PHV, तो यहाँ पर PHV हम लगा देते हैं भैया। जब अ नंबर ऑफ आएगा तो उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन और उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है यहाँ पर। हम एक और चीज ध्यान रखिएगा, द नंबर ऑफ भी होता है, द नंबर ऑफ एक फ्रेज है, द नंबर ऑफ के बाद में अगर कोई नाउन आएगा तब भी प्लूरल नाउन ही आएगा, लेकिन यहाँ पर प्लूरल नाउन होने की वजह से भी यहाँ पर हम PHV न लगाकर SHV लगाएंगे। तो ये रट्टा मानना होगा कुछ फ्रेज को कि आ नंबर ऑफ आएगा, अगर उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है तो हमको PHV लगाना है, अगर द नंबर ऑफ आ रहा है उसके बाद कोई प्लूरल नाउन आ रहा है तो उसके साथ में हमको SHV लगाना है। तो इसको रट्टा मारना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप देखें अ नंबर ऑफ के बाद में यहाँ सम्स दिया गया, सम्स का मतलब यहाँ क्वेश्चन से है, और यहाँ पे जब बहुत सारे क्वेश्चन है तो यहाँ पे हैज ना लग करके क्या लगना चाहिए, हैव लगना चाहिए, है ना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर इसका क्या होगा, अ नंबर ऑफ सम्स हैव बीन सॉल्व्ड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर बकायदे डिस्कस कर दिया है। अब यहाँ पर एक चीज आप देखिए, दिस मैन इज बेंट इन डूइंग मिस्चीव्स। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, बेंट के साथ में यहाँ पे इन थोड़ा गलत आया है, बेंट के साथ में ऑन लगाना होगा, बेंट के साथ में यहाँ पर ऑन लगाना होगा। क्यों लगाना होगा, क्योंकि बेंट ऑन अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब होती है। क्या होती है, फ्रेजल वर्ब होती है, और इस फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है, डिटरमाइंड, सॉरी इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा। तो बेंट ऑन का मतलब क्या होता है, डिटरमाइंड, या फिर आप कह सकते हैं फुली डिटरमाइंड, या फिर कह सकते हैं फुली डेडिकेटेड टू
इसको थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, यहाँ थोड़ा, अचीव गोल, है ना। तो बेंट ऑन का मतलब क्या होता है, डिटरमाइंड या फिर फुली डेडिकेटेड टू अचीव गोल। मतलब कोई इंसान है किसी गोल को अचीव करने के लिए उसमें फुली डेडिकेटेड है, कंप्लीटली डेडिकेटेड है, तो है ना, डेडिकेटेड मतलब आत्मसमर्पित हो गया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है जो हमेशा वो शरारत करने में ही अपने आप को डेडिकेट करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर बेंट ऑन लगना चाहिए, ना कि बेंट इन लगना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दिस मैन इज बेंट ऑन, आगे डूइंग यहां लिख देंगे और उसके आगे मिसचीफ जो है, मिसचीफ्स यहां पर लिख दिया, आपका ये आंसर सही हो गया। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फिर से मैं समझा दे रहा हूं, बेंट के साथ में इन न लगकर ऑन लगेगा क्योंकि एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है डिटरमाइंड या फुली डेडिकेटेड टू अचीव गोल। मतलब अपने गोल को अचीव करने के लिए कोई भी इंसान है जो बड़ा डेडिकेटेड है और वो हमेशा किस चीज में डेडिकेटेड है, गलतियां करने में, शरारत करने में वो हमेशा डेडिकेटेड रहता है। तो यहाँ पर बेंट ऑन का मतलब डेडिकेटेड से है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, 2 years पास्ट, बीत गए 2 वर्ष, सिंस माई फादर हैज डाइड। अब जब पिताजी को मरे हुए 2 वर्ष बीत ही गए हैं, तो ये जो सिंस के बाद में सेंटेंस दिया गया है वो प्रेजेंट में कैसे हो गया, तो यहां से हैज को हटा देंगे, प्रेजेंट में नहीं भाई, जो वर्ष बीत गया है वहां पे वो प्रेजेंट में एक्शन कैसे हो सकता है, तो यहां से हैज हटा देंगे, डाइड हो जाएगा, बस आपका आंसर सही हो गया। तो क्या हो जाएगा, 2 years पास्ट, 2 वर्ष बीत गए, सिंस पिताजी को मरे हुए, सिंस माई, एक मिनट, सिंस माई फादर डाइड, ना कि आप यहां पर कर देंगे फादर हैज डाइड, है ना। तो भाई जो 2 वर्ष मरे हुए बीती गए हैं, तो यहाँ पर जो मरने का काम है वो प्रेजेंट में कहाँ होगा, तो वहां पे वो भी तो पास्ट में होगा, है ना, वो काम भी तो पास्ट में ही होगा, तो यहाँ से हैज हटा देंगे, आपका डाइड हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है। इस तरीके से हमारे जो 12 क्वेश्चन आज मैंने दिया हुआ था आपको पीपीटी में, वो उसको मैंने सॉल्व करवाया आपके साथ में। अब आगे देखते हैं क्या है। हाँ भाई, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, है ना, आपने देखा और बहुत ही पेशेंस से ये होता है किसी भी टीचर की वीडियो को देखने के लिए, तो आपने बड़े पेशेंसफुली आपने देखा, आपके हम शुक्रगुजार हैं। और एक काम और करेंगे आप, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप क्या करें, अपने मित्रों के साथ में शेयर कर सकते हैं और इसको लाइक भी करिए, और क्या करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करिए, है ना। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, जब आपके लिए टीचर इतना सब कुछ कर रहा है तो बेटा आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें अपने टीचर्स को। आगे फिर क्या होता है, ये आपको मैं बता दूं कि अगर आपको कोई किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है कैरियर एकेडमी कुंडा, इसको आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल हैं, वो मिल जाएंगी। तो आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड आई लव यू सो मच बच्चों, क्योंकि आप लोग इतने पेशेंसफुली साथ में जुड़कर पढ़ाई करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि समटाइम्स आपको कुछ चीज़ें हैं कि वो जब हम डिफिकल्ट डिस्कस करते हैं तो थोड़ा टफ लगता है, लेकिन आप एक बार उसको ना समझ में आए तो दोबारा देखिए, तो आपको चीज़ें वो समझ में और अच्छे से आ जाएंगी। हर एक चीज़ एक बार में ही नहीं समझ में आती है, ठीक है बेटा। चलो, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे हम लोग कल एक नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।